आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। हमारी आज की इस पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं खास बातचीत हमारी फैशन एक्सपर्ट के साथ, जो आज आपको बताने वाली हैं कि लेयरिंग के जरिए आप किस तरीके से दिख सकती हैं फैशनेबल और खूबसूरत। साथ ही साथ हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपना एक अलग मकाम हासिल किया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं हमारे इस एपिसोड की एक खास झलक। अगर आपका स्कार्फ या स्टोल आपका फोकस है तो उसके हिसाब से आपका जैकेट, आपके जूते, आपके एसेसरीज सब उसके हिसाब से हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ज्वेलरी पहनना है तो फिर ज्वेलरी पहन के आप देखिए कि मिनिमम रखें अपनी बाकी चीज़ों को। कहते हैं अगर इंसान का आज़्म बुलंद हो तो कामयाबी खुद ब खुद उसके कदम चूमती है। फिर चाहे कायनात का कितना भी मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो, नामुमकिन नहीं रह जाता। फर्स्ट और सेकंड क्लास में स्कूल जाती थी तो मेरे लिए एक बाकायदा लकड़ी का ठेला बनाया गया था, उसमें पर्दा लगता था, तब मैं स्कूल जाती थी। और हम लोग मतलब हमेशा पर्दे में ही रहते थे। हमारा घर भी मर्दाना जनाना था कि जो घर के मर्द थे वो भी जनाने हिस्से में नहीं आते थे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ख़वातीन की जो कि जाड़ों के मौसम में लेयरिंग करना पसंद करती हैं, फिर चाहे वो अबाया हो या फिर हिजाब हो। और इस बारे में हमें जानकारी देंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट आसमा, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं उनके जानिब। आसमा, हमारे शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया। आसमा, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कुछ ऐसे मौजू पर जो कि हमारी ख़वातीन के लिए काफ़ी मुफीद साबित होते हैं जानकारियों के लिहाज से, तो आज हम बात करने वाले हैं लेयरिंग की, खास करके जाड़े के मौसम में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेयरिंग है क्या? जी बिल्कुल, जैसा आप कहने से समझ सकते हैं, लेयरिंग मतलब एक के ऊपर एक तहे जमाना जिसको कहते हैं। तो सर्दियों में तो ख़ास तौर से लेयरिंग हो जाती है। आपने अंदर कोई शर्ट पहनी, फिर उस पर स्वेटर पहना, फिर उस पर कोट पहना, उसके ऊपर स्कार्फ लगा लिया या शॉल ओढ़ ली, तो ये एक तरह से लेयरिंग है। लेकिन लेयरिंग को आप फैशनेबल कैसे बनाएं या लेयरिंग को कैसे इस तरह से करें कि वो आपको खूबसूरत लगने लगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो एकदम से फ़र्क लगने लगती हैं। जैसे आपने एक शर्ट पहनी जिसमें अंदर कॉलर हो और वो कॉलर आपने बाहर निकाल दिया, मे बी वाइट कलर का, उसके ऊपर आपने रेड कलर का वी नेक का स्वेटर पहन लिया और उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी या कोट पहन लिया और फिर अंदर नेवी ब्लू कलर का या रेड पोल्का डॉट या ब्लैक के ऊपर वाइट पोल्का डॉट का स्कार्फ बांधा जो आपके कॉलर में अंदर चला गया। तो इस तरह से आप अगर देखें तो आपके कलर कॉम्बिनेशंस, वाइट कॉलर, रेड स्वेटर, उस पर ब्लैक जैकेट, तो आपका कलर्स का कॉम्बिनेशन एकदम से ब्राइट लगने लगेगा। स्कार्फ से वो ऐड ऑन हो जाएगा, जो पोल्का डॉट्स हैं या अगर वो फ्लोरल है तो उसमें छोटे छोटे फूल हैं, उससे आपको फेमिनिटी ऐड हो जाएगी। तो आपने एकदम से अपने जो गारमेंट था उसको कवर अप भी किया, सर्दी से बचे भी और एकदम से अट्रैक्टिव बना दिया। तो ये लेयरिंग करने का एक तरीका होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कैसी दिखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें, अगर आप पर्दा करते हैं, आप अबाया पहनते हैं, तो आप जो सर्दियों की अबाया है उसको आप लॉन्ग कोट की तरह से स्टिच करवाएं, जिसमें वुलन कपड़ा हो और वुलन फैब्रिक के उसमें कॉलर हो। उसके अंदर आप पूरा टर्टल नेक का अंदर स्वेटर पहने तो आपके जो टर्टल नेक है आपके गर्दन को छुपा भी देगा और उसका जो कलर है वो ऐड करेगा। अगर आपने अंदर से रस्ट कलर का पहना टर्टल नेक और उसके ऊपर आपने डार्क कोक ब्राउन कलर का अबाया कोट पहना जो आपका एंकल लेंथ का है और उसके ऊपर से आपने जो स्कार्फ लगाया वो रस्ट और ग्रीन का मिक्सचर है या ब्राउन में रेड और ऑरेंज का उसके अंदर कुछ प्रिंट बना हुआ है, तो एकदम से आपको बहुत ही सटल कलर्स, कोक ब्राउन बहुत सटल होता है लेकिन रस्ट की वजह से वो एकदम से स्टैंड आउट करेगा और जो आपके स्कार्फ के ऑरेंज टोन्स हैं वो पूरे कोक ब्राउन को बिल्कुल उसका कॉन्ट्रास्ट में ब्राइटन अप कर देंगे। तो आप पर्दे में हैं,
आप पूरी तरह से कवर्ड हैं, सर्दी भी नहीं लग रही, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगे क्योंकि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम से अट्रैक्टिव दिखाई देगा। आपने बहुत ज़्यादा अगर लेयरिंग नहीं भी किया है तो एक आपका स्टोल जिसकी हम बात करें, जी, वुलन बिल्कुल। स्टोल, वो बहुत ही अलग तरीके का आपने कैरी किया, उससे भी आप बिल्कुल अलग आएंगे। नज़र आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आपका एकदम लुक चेंज हो जाता है और आप उसको स्मार्टली यूज़ करें। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको करने का। फिर आप लेदर यूज़ कर सकते हैं, लेदर जैकेट्स हैं, लेदर के स्वेटर्स में लेदर के पैचेस लगे होते हैं, चाहे नी पे है, कॉलर है, वो आजकल बहुत फैशन में है। लेदर की स्ट्रिप्स या लेसेस आपके स्वेटर में वीव की हुई हैं, स्वेटर के बीच में बिनी हुई, तो आपने अगर ऐसा स्वेटर पहना और एक लेदर का बैग अपना टांग लिया, लेदर के आपने बूट्स पहने नी लेंथ के, तो ये आपकी जो एसेसरीज थी आपके एक सिंपल से गारमेंट के ऊपर आपको सडनली जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाएगी। तो एक छोटी इस सी तरह चीज से भी काफी बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल डिफरेंट और स्मार्ट दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। एक गलती और भी है जो ख़वातीन अमूमन करती हैं, वो ये है कि बहुत ज़्यादा पहन लेना। लेयरिंग का मतलब शायद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्मार्टली लेयर करना है, स्मार्टली पहनना है। बिल्कुल, और आपकी लेयर्स अगर दिख रही हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं, उसके साथ आप कलर्स से, प्रिंट से, उसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिससे वो अच्छा लगने लगता है एक दूसरे के साथ। और ये नहीं ज़रूरी है कि बस लेयरिंग के नाम पे आप कुछ भी डाल दें कि नहीं हमको तो ये भी दिखाना है वो भी दिखाना है, तो आपने 3-4 चीज़ें पहन ली और वो लग रहा है कि बिल्कुल ये क्या हो गया। कोई जो ट्रक्स होते हैं उसके ऊपर जो वो बना होता है रंग बिरंगा, तो वैसे आप नहीं दिखना चाहेंगे। तो आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को लेयर आउट करें। और कॉम्बिनेशंस अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं वही कहूँगी कि आप कॉम्बिनेशंस बना कर देखें और जो कॉमन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको पता है कि ये अच्छा लगेगा एक साथ, वो यूज़ करें पहले। फिर धीरे धीरे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप नए नए कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना शुरू करें, तो आपको बहुत से कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे जो आप लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वेस्ट कोट्स हैं, जैसे आपने अंदर वेस्ट कोट पहनी है तो स्वेटर के ऊपर भी आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं, शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं। वेस्ट कोट को आप इंडियन कपड़ों में भी पहन सकते हैं। अगर आपने एक कुर्ता पहना है उसके ऊपर आपने वेस्ट कोट पहनी और उसके ऊपर फिर एक लॉन्ग जैकेट पहन ली तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके साथ आपको दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कार्फ ले लें तो वो आपका इंडियन गारमेंट रहेगा। कुर्ता है, नीचे शलवार है, उसके ऊपर वेस्ट कोट है बटन अप और उस पर स्कार्फ है, तो वो इंडो वेस्टर्न लुक हो जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशंस आप उसी के हिसाब से करें। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पहनावे में बदलाव नहीं किए हैं लेकिन जो हिजाब ख़वातीन पहनती हैं उन्हीं को उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में कैरी किया है, तो शायद वो बेहद खूबसूरत नज़र आए। बिल्कुल, और सर्दियों के लिए आप बहुत अलग अलग तरह के हिजाब यूज़ कर सकते हैं, जैसे पश्मीना के हैं या वुलन हैं, और वो आपको कवर अप अच्छा गर्म भी रखते हैं और आपको कवर्ड भी रखते हैं। फिर आप कलर कॉम्बिनेशंस में जा सकते हैं। विंटर्स जो है वो कलर्स का सीज़न होता है हमारे क्या, क्योंकि गर्मियों में आप बहुत डार्क कलर्स नहीं पहन सकते, लेकिन सर्दियों में आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। आपको अगर भटकीले चटकीले कलर्स पसंद हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। रेड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, येलोज़ हैं, तो वो सब रंग अच्छे लगते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छे लगते हैं तो आपको अंदर से फील भी अच्छा होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप बेहतर तरह से करते हैं। जो देखने वाले हैं वो भी आपको, उनको भी आपकी वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उनको भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रोफेशनल्स को, ख़ास तौर से जो लड़कियां काम करती हैं या जो पढ़ाई कर रही हैं हायर लेवल पे, जहाँ पे उनका जो आउटलुक है, जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो देखने से ही मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, ना ही अपने सिर्फ मिजाज से और अपने तौर तरीक़ों से, बल्कि आप क्या पहना हुआ है, क्योंकि आपने जो भी पहना है वो आपके कंडक्ट का पार्ट हो जाता है।
तो उससे लोगों को भी समझ में आता है कि नहीं, दिस इज़ द पर्सन जिसको कुछ जानकारी है, जो कुछ सोचता काफी है, ज़हीन है हाँ, और बिल्कुल। खूबसूरत दिखना जानती हैं। जी, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा और चीज़ें करें। आप सिंपल मेकअप, हल्का मेकअप कर सकते हैं। इवनिंग्स हैं और आपने अगर बहुत ब्लैक कलर्स पहने हैं तो आप रेड लिपस्टिक से अपने आप को ब्राइटन अप कर सकते हैं। आसमा जी, मैं आपको यहीं पे अभी रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो गया है एक वक्फे का। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके भी फैशन के हवाले से हैं कुछ सवालात तो आप उन्हें हम तक पहुंचा सकती हैं। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हम बात कर रहे हैं कि जाड़ों के मौसम में आप किस तरीके से लेयरिंग के जरिए खुद को रख सकती हैं फैशनेबल और खूबसूरत, और इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट आसमा हुसैन। आसमा जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि हम लेयरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो हमारी ख़वातीन हैं वो ये गलती करती हैं कि लेयरिंग के साथ बहुत सारे जेवरात पहन लेती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं या इंडियन भी पहने हैं और आपने लेड आउट, जैसे आपने स्कार्फ बांध रखा है, आपने बहुत ज़्यादा स्टोल ले रखा है और लॉन्ग जैकेट्स पहन रखी हैं, तो आई से के कीप द ज्वेलरी टू द मिनिमम। आप सिर्फ कानों में कुछ छोटे स्टड या कुछ पहन सकते हैं। अगर आप डे टू डे काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्टड पहन लें, दैट्स ऑल। और आपको और शौक़ है तो ब्रोचेस लगा लें। ब्रोच बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग तरह के ब्रोचेस लगा सकते हैं, या रिंग्स पहन लें, या एट द मोस्ट ब्रेसलेट पहन लें। लेकिन नेक पीसेस को अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत क्लैश करता है। अनटिल अनलेस कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग कर रहे हो और आपका फैशन से रिलेटेड कोई काम हो, या आप किसी ऐसे ओकेजन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हैं, तो फिर आप आपने नेक पीस पहना है तो फिर आप स्कार्व्स या उन चीज़ों को देखेंगे कैसे आपका वो एक साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत हर चीज़ को एक साथ कर लेना ये फैशन ब्लंडर होता है। तो एक कोई चीज़ को फोकस रखें और उसके आसपास फिर हर चीज़ को अपने देखें कि हमें क्या करना है। अगर आपका स्कार्फ या स्टोल आपका फोकस है तो उसके हिसाब से आपका जैकेट, आपके जूते, आपके एसेसरीज सब उसके हिसाब से हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ज्वेलरी पहनना है तो फिर ज्वेलरी पहन के आप देखिए कि मिनिमम रखें अपनी बाकी चीज़ों को, कि हमें सिंपल स्वेटर पहन लीजिए, सिंपल नेक का आपने स्वेटर पहना, उस पर आपने अच्छे से नेक पीस पहन लिया, ज्वेलरी पहन ली, फिर बाकी आप कुछ मत करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से बैलेंस करना चीज़ों को वो बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता फैशन का कि आपने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया तभी आपने क्योंकि देखने वाले की नज़र भी जो है वो फिर आप पे नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ देखेंगे कि आप ऊपर से नीचे डेक्ड अप हैं और शायद फिर भी आप तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, आपने कुछ बहुत कुछ कर रखा है, आपके कपड़े भी चमक रहे हैं, आपकी ज्वेलरी भी चमक रही है, उसके ऊपर आपके पास 3-4 तरह की चीज़ें आपने पहन रखी हैं, तो दैट लुक्स वेरी ऑड। मैं तो यही चाहूंगी जो हमारी ख़वातीन देख रही हैं ये एपिसोड हमारा, वो फैशन वंडर ही बन के रहें, ब्लंडर ना करें। और आपने इस मुतालिक बेहद ज़रूरी जानकारी आज हमारे साथ बांटी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने का। इसी के साथ मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगी कि अगर फैशन के हवाले से हैं आपके भी कुछ सवाल तो आप उन्हें हम तक पहुंचा सकती हैं, हमें मेल कर सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक अजीम शख्सियत से, तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस पेशकश आपकी सहेली में। अब वक्त हो गया है कि हम आपको मिलवाएं उस खास शख्सियत से जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बाद भी अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। आज सभी उन्हें जानते हैं और सभी के लिए वो बन चुकी हैं एक इंस्पिरेशन। कौन है ये, चलिए आपको दिखाते हैं। कहते हैं अगर इंसान का अज़्म बुलंद हो तो कामयाबी खुद ब खुद उसके कदम चूमती है।
फिर चाहे कायनात का कितना भी मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो, नामुमकिन नहीं रह जाता। आज हम आपका तारुफ करवाएंगे बुलंद हौसलों की एक ऐसी ही अजीम शख्सियत से, जिनका नाम है बेगम शहनाज सिदरत। बेगम शहनाज सिदरत की पैदाइश मुरादाबाद में हुई थी। उस वक्त मुरादाबाद में बेहद मुफलिसी और पसमानदगी का दौर था। मुफलिसी और रिवायत पसंदी के सबब ये शहर तालीमी मामलात में भी पीछे था। खासकर लड़कियों का तालीम करना आसान नहीं था। इसी रिवायती माहौल में बेगम शहनाज ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में स्कूल जाती थी तो मेरे लिए एक बाकायदा लकड़ी का ठेला बनाया गया था, उसमें पर्दा लगता था, तब मैं स्कूल जाती थी। और हम लोग मतलब हमेशा पर्दे में ही रहते थे। हमारा घर भी मर्दाना जनाना था कि जो घर के मर्द थे वो भी जनाने हिस्से में नहीं आते थे। और जुमे के दिन मेरे मामू मेरे घर आते थे, क्योंकि मेरे वालिद नहीं थे और मेरा कोई भाई भी नहीं था, तो हमारे यहाँ मर्द थे ही नहीं। एक नानी थी, अम्मी थी और मैं और मेरी बहन थी। लेकिन जुमे के दिन मेरे मामू घर में आते थे और हमें लगता था कि मतलब बाहर की दुनिया भी है। इनके वालिद का साया बचपन में ही इनके सर से उठ गया था। ये अपनी वालिदा और अपने भाई बहन के साथ रहती थी। जिस वक्त ये हाई स्कूल की तालीम हासिल कर रही थी, उसी दौरान इन्होंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। बाद में इन्होंने तालीम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब बेगम शहनाज ने मास्टर्स करने की ख्वाहिश जाहिर की, उस वक्त उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनके मामू, जो इनके सरपरस्त भी थे, उन्होंने सिर्फ इस शर्त पे उन्हें मास्टर्स करने की इजाजत दी कि वो अपनी तालीम पर्दे में रहते हुए मुकम्मल करेंगी। वहाँ बेगम शहनाज अपने कॉलेज की अव्वल मुस्लिम खातून मुंतखब हुई। 1987 में बेगम शहनाज का निकाह सिदरत अंसारी से हुआ। शादी के बाद जब उन्होंने काम करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। मेरी शादी 87 में हुई और मेरे ससुर जो थे डॉक्टर हयातुल्लाह अंसारी साहब उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे और उनके बेटे से मेरी सिद्दतुल्लाह अंसारी साहब से शादी हुई। तो वो लोग भी काम करने के फेवर में नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि शहनाज, हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं, लेकिन सोशल वर्क तुम कर सकती हो। तो फिर मैंने उन्हें समझाने में 2 साल लगे कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो अब्बा बहुत मुश्किल से माने और 89 में मैंने अपना फर्नीचर का बिज़नेस शुरू किया और एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर मैंने दिल्ली में काम किया, शोरूम बनाए, अपनी फैक्ट्री लगाई। इसी दौरान उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर तकरीबन 10,000 लड़कियों को तालीम दी। 1994 में बेगम शहनाज ने लखनऊ का रुख किया और यहीं से शुरू हुआ इनके बज़्म ख़वातीन का सफ़र। तो जब मैं लखनऊ आई तो मेरी जो सास थी बेगम सुल्ताना हयात, उन्होंने बज़्म ख़वातीन 1934 में बनाई थी और वो भी गांधी जी की फरमाइश पे कि महिलाएं जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो लखनऊ की महिलाओं के लिए बज़्म ख़वातीन बनाया गया 1934 में। तो उसके प्रेसिडेंट्स बदलते गए। 94 में जो इलेक्शन हुआ तो फिर मैं उसकी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और वो सफ़र ज़नाना पार्क में 2 औरतों से शुरू हुआ था, जो आज 70 मतलब 1000 के लगभग उसमें महिलाएं शामिल हैं। बज़्म ख़वातीन का मकसद ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के साथ साथ मुआशरे में उनके दर्जे को बुलंद करना और उन्हें इंसाफ दिलाना भी था। बेगम शहनाज ने बज़्म ख़वातीन की शुरुआत अमीनाबाद के ज़नाना पार्क में 2 लोगों के साथ की और आज हज़ारों ख़वातीन इस क्लब का हिस्सा बन चुकी हैं। बज़्म ख़वातीन के ज़रिए बेगम शहनाज ने बेशुमार ख़वातीन को तालीम दी और उन्हें रोज़गार भी मुहैया करवाया। बेगम शहनाज ने बच्चों को तालीम देने के लिए तालीम घर नाम का एक इदारा भी कायम किया, जिसमें बच्चों को यूटीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी बदौलत सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ। इसके अलावा बेगम शहनाज ने मैरिज कैंप लगाकर मुफलिस लड़कियों के निकाह जैसे नेक काम भी अंजाम दिए। बेगम शहनाज की इन्हीं तमाम तर खिदमात को देखते हुए उन्हें 2013 में HT वुमेन रीडर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया।
इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि अपने आप को लड़कियां जो हैं एजुकेट करें, पढ़ें जहाँ तक वो पढ़ सकती हैं, और अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करें। ठीक है, उसके लिए उनके पास कोई हुनर है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, डिग्री है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरियों में ही लिए जाएं, हम अपना भी काम शुरू कर सकते हैं, वो चाहे छोटे पैमाने पे हो। गवर्नमेंट अब बहुत फैसिलिटीज़ देती है, फैसिलिटीज़ दे रही है, लोन लेने का, ये सब, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। सही मायनों में बेगम शहनाज सिदरत ख़वातीन की सच्ची हमदर्द और मसीहा हैं। उन्होंने बेशुमार घरों में तालीम के चिराग रोशन किए और हजारों ख़वातीन को मुआशरे में सर बुलंद करके जीने लायक बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई औरत चाहे तो वो 100 पर्दों में रहकर भी अपनी मंजिल हासिल कर सकती है। बेगम शहनाज की कामयाबी की दुआ के साथ उनके इस जज्बे और हौसले को हमारा अकीदत भरा सलाम। तो हमारी आज की अचीवर से मुलाकात करके आपको भी यकीन हो गया होगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। भले ही आप कितनी भी जद्दोजहद करें, आप एक विनर बन के सामने जरूर आ सकती हैं। तो अगर आपकी भी है ऐसी ही कोई यूनिक स्टोरी, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पर, और हो सकता है कि आपकी स्टोरी को हम अपने सेगमेंट में शोकेस करें। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि मैं आपसे कहूं अलविदा, लेकिन इस वादे के साथ कि हमारी अगले एपिसोड में, यानी हमारी अगली पेशकश में, हम आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आए, दिलचस्प लेकर आए। तब तक के लिए हमारी आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।